ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। हम सब अपने अपने स्तर से जीवन जीने की कोशिश करते हैं और हम सबका एक कंफर्ट जोन भी होता है। उससे बाहर आने पर हमें परेशानी होती है और हम कहीं न कहीं असहज महसूस करने लगते हैं। ये दौर भी ऐसा ही है, जहां हम सब अपने हिसाब से जीवन नहीं जी पा रहे हैं। बंदिशें हैं, डर भी है और भविष्य की चिंताएं भी। देखिए, एक बात तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये परीक्षा की घड़ी है और आप जानते ही हैं कि परीक्षा में पास वही होता है जो अपना पूरा होमवर्क करने के बाद तैयारी के साथ एग्जाम देता है। ऐसे में आप जब भी घर से बाहर निकलें, कोविड से बचने का पूरा होमवर्क करके ही निकलिए। और हां, मन में पक्का भरोसा रखिए कि कोरोना हारेगा और देश जरूर जीतेगा। आप कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार और धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। नमस्ते मैम। डॉक्टर रूपाली के साथ हम परिचर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अथक परिश्रम कर रहे हैं। इस बीच आज ये खबर आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत के ड्रग कंट्रोलर ने एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उसके ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है। कुछ समय पहले एक स्वयंसेवक पर इसका नकारात्मक असर पड़ने के बाद इस वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया गया था। डॉक्टर रूपाली, किन शर्तों के साथ इस वैक्सीन के ट्रायल को एक बार फिर भारत में मंजूरी मिली है? हाँ जी, दरअसल ये जो रोक लगाई गई थी वैक्सीन के ट्रायल पे, ये इस वजह से लगाई गई थी क्योंकि एक दो पेशेंट्स इस तरह के देखे गए थे जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इलनेस मिली थी, जिसका कोई कारण नहीं था और वो किसी भी कारण से एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। बट उसके बाद जब रिसर्च हुई, उससे जब आगे उस चीज की और अध्ययन हुआ उसके ऊपर, तो पाया गया कि शायद ऐसा नहीं है। तो इसके चलते ये वैक्सीन का ट्रायल जो है फिर से इसको आगे रिज्यूम करने के लिए हामी दी है DCGI ने। तो अभी पर लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि कोरोना की वैक्सीन की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आज के समय में हमें जिस चीज को देनी है वो है सोशल वैक्सीन। अभी भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कहीं ना कहीं अब हम पीछे छोड़ रहे हैं वो है सोशल वैक्सीन। मतलब जो हम लोग शुरू से जो आपको प्रिकॉशंस बताते आए हैं कि कोई भी पब्लिक प्लेस में जाए तो दूरी बना के रखें, कम से कम 1 से 2 मीटर की, अपने नाक और मुंह को हमेशा ढक के रखें और अपने हाथों को धोते रहें और उनसे आंख, मुंह, नाक को ना छुएं। तो अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन जो हमारे लिए है पॉसिबल है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो ये सोशल वैक्सीन ही है। बाकी ट्रायल्स चल रहे हैं, अपनी जो इंडिजिनस वैक्सीन है उनके भी ट्रायल्स चल रहे हैं। फेज 1, फेज 2 में हमें सफलता मिली है, बट आगे भी एक लंबी जंग अभी बाकी है। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो केवल वैक्सीन को बना लेना एक पॉइंट तक सफलता है, बट उसके आगे उस वैक्सीन को इतनी बड़ी जनसंख्या को देना ये एक दूसरा चैलेंज होगा और वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हमारे पास वो सब चीजें उपलब्ध नहीं है, सोशल वैक्सीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसका हम पालन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सोशल डिस्कनेक्ट नहीं है, आपको समझना होगा कि ये शारीरिक दूरी की बात है और जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रूपाली, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो एक रिसर्च के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो फ्लू का टीका होता है
वो कोरोना से बचाने में भी मददगार साबित हो रहा है। कुछ देशों में जहां फ्लू के टीके बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं, वहां कोरोना का प्रसार उतनी तेजी से नहीं हुआ है। क्या कहेंगी आप? देखिए, ये जो बात आपने कही है, ये ब्राजील में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि लगभग 90,000 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई थी। उसमें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स पाए गए थे कि जिन लोगों में फ्लू शॉट लगा था हाल में, उनमें कोविड-19 की वजह से जो मृत्यु दर था वो लगभग 30-35% कम था। बट बाकी जो बहुत सारी और रिसर्चेस जो हम देखें, उसमें अक्सर ये चीज देखी गई है कि जो फ्लू वैक्सीन है वो केवल आपके इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रोटेक्ट करती है, और जो नॉन इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं उनके अगेंस्ट उतनी कारगर नहीं है। तो ये बहुत अभी कहना संभव नहीं है कि हम फ्लू वैक्सीन लेंगे तो क्या हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे, ये इस स्टेज पे कहना तो मुश्किल है। बट एक चीज है कि बहुत बार ये बीमारी दोनों एक साथ भी हो सकती है। एक मरीज को फ्लू और कोविड-19 दोनों भी हो सकता है। तो अगर आप फ्लू वैक्सीन आपने ली है तो कम से कम आप एक बीमारी के उससे प्रकोप से बच जाएंगे। और वैसे भी हमारे हेल्थ सिस्टम पे देखेंगे तो अगर हम फ्लू का प्रकोप कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे वो सब रिसोर्सेज जो फ्लू के लिए यूज होते हैं वो कोरोना की लड़ाई में हम उसको यूज कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स हैं, रेस्पिरेटरी आईसीयूज हैं। तो इसलिए भी हमें बहुत जरूरी है कि हम बाकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस को भी कम करें। तो उसमें फ्लू को कम करना एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि होगी। अगर फ्लू वैक्सीन अगर हम लें और उससे हमें फ्लू से अगर हम अपने आप को बचा पाते हैं तो वो भी एक अच्छी उपलब्धि होगी हमारे लिए। जी, चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और समय बीतने के साथ लगातार इस पर प्रयोग हो रहे हैं और प्रयोग से ही कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने की भी उम्मीद है। डॉक्टर रूपाली, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन की ट्रायल कर रहे हैं उसमें 30 लोगों पर नाक से टीका दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि जो कन्वेंशनल मेथड है वैक्सीन देने का उसमें और नाक से टीका देने में दोनों में क्या फर्क है और क्या नाक से टीका देना ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है कोरोना संक्रमण में, क्योंकि कोरोना वायरस नाक से ही घुसता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, नाक से देने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम कोई नाक से वैक्सीन देते हैं तो उसमें दो तरह की इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है, एक लोकल इम्यूनिटी, एक सिस्टमिक इम्यूनिटी। बल्कि जब आप इंजेक्शन से अगर आप वैक्सीन देते हैं तो उसमें प्राइमरीली जो होता है आपका सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। तो जैसे कि फ्लू वैक्सीन के लिए ऑलरेडी हम लोग के पास नेजल स्प्रे अवेलेबल है, तो उसी के आधार पे अगर हम माने तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो नेजल वैक्सीन होगी वो और ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि उसमें दोनों तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा, लोकल भी और सिस्टमिक भी। एंड वैसे भी जैसे आपने अभी कहा कि ये जो वायरस है हमारे नाक के थ्रू मोस्टली एंटर करता है और जब हम फैलाते हैं, जब हम दूसरों को संक्रमण देते हैं वो भी नाक के सिक्रीशंस के थ्रू ही होता है। तो अगर हम लोकल लेवल पे अगर इम्यूनिटी होगी तो इस वायरस का जो दर है नेजल सिक्रीशंस में वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो लेकिन नेजल वैक्सीन देने के अपने लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। किसी को अगर कोई नेजल एलर्जी है या कुछ और चीजें हैं तो हो सकता है उनमें वो उतनी उपयोगी ना हो, तो अभी हमें थोड़ा समय देना होगा। बट अगर ये उपयोगी होती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि नेजल वैक्सीन एक नॉन इन्वेजिव तरीका है वैक्सीन देने का, उसको देना बहुत आसान होगा इन कंपैरिजन टू अ इंजेक्टेबल वैक्सीन। आपको इंजेक्शन देना है या नाक से वैक्सीन देनी है तो उसमें नाक से वैक्सीन देना काफी इजी होगा इतनी बड़ी जनसंख्या में या वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रयोग इस पे अभी हो रहा है तो इसमें आगे हमें सफलता मिले और हमें अच्छी कोई नेजल वैक्सीन जल्दी ही प्राप्त हो। जो इससे पहले कि हम अपने पहले कॉलर से जुड़े, हम आपको बता दें कि चीन ने ये उम्मीद जताई है कि वो नवंबर तक नेजल स्प्रे एक ऐसी वैक्सीन लेकर आएगा जो कोरोना के लिए कारगर साबित होगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सब कुछ व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा तो अगले कुछ हफ्ते में ही वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मुरादाबाद से मसूद हसन जी जुड़ चुके हैं। मसूद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं मसूद हुसैन जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से। सर, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि पिछले दिनों टेम्परेचर का प्रकोप काफी रहा, गर्मियों का मौसम था जी, तो अब जो है थोड़ा मौसम जो है गर्मी तो अब भी है, दिन की है, लेकिन रात के समय में थोड़ा परिवर्तन है। तो
इतने टेम्परेचर के होते हुए भी जो कोरोना वायरस तेजी से फैला देश के अंदर, तो आने वाले समय में ठंड का जो प्रकोप बढ़ने लगा है या ज्यादा रहेगा, तो इसमें क्या संकेत रहेगा वायरस का? डॉक्टर रूपाली ये जानना चाहते हैं कि ठंड के आहट के बीच जब तापमान गिरने लगा है, ऐसे में कोरोना का क्या स्वरूप रहने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए, ये कहना अभी एग्जैक्टली कि क्या स्वरूप होगा वो तो मुश्किल है, बट ये है कि सर्दी के समय हम अपेक्षा करते हैं कि वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है, संक्रमण होता है, वो और बढ़ जाता है जी। तो कोरोना वायरस में भी हमें यही उम्मीद है। पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद गर्मी की वजह से ये थोड़ा ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। तो अब सर्दी में तो वैसे ही हम अपेक्षा करते हैं कि ट्रांसमिशन बढ़ने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है, तो हमें सावधानी और बरतनी है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो सोशल वैक्सीन की जो हम बात करते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की हम बात करते हैं, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6-7 महीने ये सब करने के बाद काफी समय ऐसा है कि लोग इन चीजों से ऊब गए हैं। बिल्कुल। उनको अब मास्क लगाना एक लिमिटेशन लग रहा है, तो हमें ये चीज समझनी होगी कि वो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। अभी कुछ समय हमें ये चीजें कम से कम ये सर्दी तक, जब तक ये सर्दी ना निकले, हमें इन सभी चीजों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर रूपाली बोल रही हैं कि लगातार मास्क पहनने से और हैंड हाइजीन का ख्याल रखने से अगर आप ऊब गए हैं, तो देखिए ना, अगर आप रोज दाल चावल खा के भी ऊब जाते हैं तो आप अलग अलग डिश ट्राई करते हैं। तो बाजार में कई तरह के मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं, और अब आपके शर्ट के डिजाइन के और महिलाओं की साड़ियों की डिजाइन के भी मास्क आ गए हैं, तो उसको ट्राई करिए, ऊबिए नहीं, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है आपको ये जरूर पालन करना है, तभी आप संक्रमण से बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से बसंती लाल जी जुड़ चुके हैं। बसंती लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यन जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा 1-2 प्रश्न है। जैसे आजकल बसें वगैरह सब चल गई, तो यात्री मतलब भीड़ भड़का होता है, तो मुंह पे मास्क वगैरह नहीं लगाते, तो अब ऐसे में कैसे सुरक्षा रख सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है कि वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी? वैक्सीन पर हम चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर रूपाली इस कार्यक्रम में। इनका कहना है कि सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं शुरू हो गई हैं, ऐसे में जो लोग बैठे होते हैं बस में या किसी और वाहन में, वो मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे में उनसे बचने के लिए क्या किया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए सुनना और समझना कि अभी भी ये जो लड़ाई है कोरोना के अगेंस्ट, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर नागरिक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो न केवल खुद को बचाए, पर बाकी आसपास के लोगों को भी ये संक्रमण ना फैलाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मास्क पहनना ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो केवल ना हम अपने आप को बचाने के लिए पहनते हैं, बल्कि आसपास के लोगों को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह से बिहेव करना होगा, और जो भी हम नियम बताते आए हैं, हाथ धोना और मास्क पहनना, इन सब चीजों का, एटिकेट्स का फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। इसका आप जरूर पालन करें। और वैक्सीन की बात, जैसे कि इन्होंने कहा, हम ऑलरेडी काफी इस पे चर्चा कर चुके हैं, बट फिर भी अभी कुछ समय लगेगा वैक्सीन को तैयार होने में, आने में कुछ महीने जरूर इसमें लगेंगे, जहां तक मेरी समझ है। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये वैक्सीन सब लोगों तक कब तक पहुंचेगी, तो कुछ समय लगेगा। इसलिए तब तक के लिए हमें अपने आप को संभालना होगा, खुद को, अपने आसपास के लोगों को, सबकी सुरक्षा का हमें खुद ही ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही। ओडिशा से विवेकानंद जी जुड़ चुके हैं। विवेकानंद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्ते, और डॉक्टर मैम को भी नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते। घर में भांजी है, छोटी सी बच्ची है जी। तो अब तक तो सही चल रहा है, बाकी जैसे बढ़ता जा रहा है, इधर नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन होता है। क्या कुछ और सावधानियां बरतना पड़ेगा? डॉक्टर रूपाली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 11 दिन में भारत में 10 लाख कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इनके यहाँ एक छोटी बच्ची है, ऐसे में ये क्या और सावधानी बरतें कि इनका पूरा परिवार सुरक्षित रह सके? जी बिल्कुल। देखिए, सावधानियां तो वही 3 हैं जो कि शुरू से बताई जा रही हैं। हाथ धोते रहना, मुंह नाक को ढक के रखना जब भी आप किसी सार्वजनिक जगह में जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, और 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना। अगर आप कहीं भी बाहर से वापस घर पे आते हैं, आते ही अपने उन कपड़ों को आपको बदलना है,
हाथ मुंह को अच्छे से धो लेना है और कपड़े बदलने और हाथ मुंह धोने के बाद ही आप घर के बाकी लोगों से मिलें। और बच्चों से जितना हो सके अगर पॉसिबल है तो थोड़ी दूरी बना के रखें। खासतौर पे अगर आपको कोई छींक या जुकाम जैसे कोई भी लक्षण अगर आपको है या बुखार है तो उसमें तो अनिवार्य है कि आप बच्चों से और घर के बाकी बड़े बुजुर्गों से आप दूरी बना के रखें। तो ये जो भी घर से बाहर निकल के काम के लिए जा रहे हैं उन लोगों को ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है कि जब वो वापस आए तो बच्चों से और बुजुर्गों से थोड़ी दूरी बना के रखें, हाथ मुंह जरूर धोएं, कपड़े जरूर बदलें। जम्मू से विश्वप्रीत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विश्वप्रीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं जम्मू कश्मीर से विश्वप्रीत सिंह, जिला राजौरी से बोल रहा हूँ जी। और मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपने पिछले 6 महीने से हमारे लिए चलाया हुआ है। मेरा यह प्रश्न है। हेलो जी, शुक्रिया, अपना सवाल पूछिए। मेरा यह प्रश्न है कि कोरोना के काफी केस हमारे जिला राजौरी में जम्मू कश्मीर के आए हैं, तो लोगों के अंदर काफी पैनिक बना हुआ है जी। तो मेरी डॉक्टर साहब से विनम्र अनुरोध रहेगा कि अभी भी जो लोग लाइटली ले रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश हमारे लिए रहेगा? आप कृपया इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर रूपाली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मामले बढ़ने के बावजूद अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप कहेंगी? जी बिल्कुल, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इस समय पे हम सबको समझनी होगी। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना होगा और जो कि जैसा मैं अभी भी 2-3 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत जरूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें आपका नाक और मुंह ढका रहे, उसके लिए आप मास्क पहने, अपने हाथों को धोते रहें। देखिए, हाथों को धोने से मतलब ये नहीं है कि आप हर घंटे पे धोना है, बट अगर आप बाहर निकलते हैं, अगर आप कोई भी सार्वजनिक चीजों को छूते हैं, कोई बिजली के स्विचेस को छूते हैं, कोई लिफ्ट के बटन्स को छूते हैं, कोई रेलिंग को छूते हैं, तो आप अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप कोई भी ऐसा हाई कॉन्टैक्ट सरफेस टच करते हैं या कोई लैपटॉप के बटन है या कंप्यूटर के बटन है जिसे और लोगों ने भी छुआ हो, या कोई अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथों को धोएं और उस समय आप आंख, नाक, मुंह को अपने हाथों से ना छुएं और 1 से 2 मीटर की दूरी अगर बना सकते हैं वो बनाए रखनी है। ये बहुत जरूरी है। मतलब सोशल वैक्सीन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है, वरना कोई और साधन नहीं है। वैक्सीन जब आएगी, लगेगी, उसमें समय लगेगा, बट तब तक के लिए कम से कम और 6 महीने के लिए हमें ये सावधानियां जरूर बरतनी होंगी, खासतौर पे जब तक ये सर्दियों का सीजन नहीं निकल जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने बात की कि हम सब अपने कंफर्ट जोन में नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि कोरोना ने बहुत सारी बंदिशें लगा दी हैं। अब चूंकि अनलॉक 4 भारत में चल रहा है और बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, ऐसे में लोग अपने बाल कटवाने, हेयर कटिंग पार्लर में जाना चाहते हैं या फिर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हैं। वहां क्या सावधानियां बरती जाएं, चूंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल है? जी बिल्कुल। देखिए, ये सवाल आए दिन लोग पूछ ही रहे हैं आजकल कि क्या हम ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं या अपने बाल कटवा सकते हैं। तो इसमें आप कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो जिस पार्लर में या जहां भी आप जाते हैं बाल कटाने, वो लोग एडिक्वेट प्रिकॉशंस लें, वो लोग पीपी किट को पहने और मास्क पहने। सबसे इम्पोर्टेंट तो मास्क पहनना है। आप भी मास्क पहने और जो भी आप वहां पे पार्लर में जिसके पास जाते हैं उन सबको भी मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। और आप कोशिश करें कि कोई भी जो हाई कॉन्टैक्ट वाली जो सुविधा है, मतलब जैसे कोई आप फेशियल कराना है, आईब्रो बनाना, जिसमें कि बहुत पास से आपको वो काम कराना होता है, वो चीज आप ना कराएं। अगर आपको बाल कटवाने हैं वो आप कटवा सकते हैं क्योंकि इसमें आप मुंह थोड़ा दूर रहता है और दोनों लोग आप मास्क पहन सकते हैं। तो बाल कटवाना ये चीजें आप कर सकते हैं, बट फेशियल कराना, थ्रेडिंग कराना, जिसमें कि बहुत पास से आपका कॉन्टैक्ट होता है, वो चीजें आप अवॉइड करें क्योंकि अभी ये कहना कि किसको संक्रमण है, नहीं है, किससे किसको होगा, बहुत ही मुश्किल है। तो अभी ये थोड़ी सावधानी कुछ समय के लिए और बरतें और जो लोग घर में रह रहे हैं उनको अगर वो ना निकल सके घर से बाहर तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर बाहर पार्लर ना जाए तो अच्छा होगा, बट अगर बहुत ही अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं और कोशिश करें जो भी चीज आप कराएं उसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की पालन आप करें, कम से कम 1 हाथ की दूरी का। जी बिल्कुल। पंजाब से विकसित जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
हेलो जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर, बख्शीश सिंह वीपीओ असल उत्तर डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ पंजाब से बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर, ऐसा है, हमारे गांव में कोई भी केस नहीं आज तक आया, तो इधर गांव में महफिलें बनाकर बैठे रहते हैं। जब हम सिटी में जाते हैं तो क्या किसी चीज को छूने से भी इसका खतरा रहता है? डॉक्टर रूपाली, ये जानना चाहते हैं कि ये जहां रहते हैं उस गांव में अभी तक कोरोना का कोई भी मामला नहीं है, लेकिन जब ये शहर जाते हैं तो क्या किसी भी चीज को छूने से कोरोना संक्रमण हो सकता है? जी बिल्कुल। जो सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है कोरोना के फैलाव का, वो दो तरीके हैं। एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब अगर आप 2 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी ऐसे आदमी के संपर्क में आते हैं जिसको कोरोना का इन्फेक्शन है, तो वो बोलते समय या छींकते समय वो इन्फेक्शन आपको ड्रॉपलेट के थ्रू आपको संक्रमण दे सकता है। या फिर अगर वो ड्रॉपलेट नीचे किसी भी सरफेस पे गिर जाते हैं, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई हैंडल है, किसी भी चीज पे अगर वो गिर जाते हैं, कोई किताब है, कोई लैपटॉप है, कोई कंप्यूटर है, किसी भी चीज पे वो ड्रॉपलेट अगर गिर जाते हैं तो वहां पे वो कुछ समय तक के लिए रह सकते हैं। सरफेस पे डिपेंड करता है, अगर वो प्लास्टिक का सरफेस है या स्टील का सरफेस है, उस पर 3-4 दिन तक भी रह सकते हैं। तो अगर 4 दिन पहले भी कोई कोरोना का मरीज वहां पे छींक के गया है या बोल के गया है और 4 दिन बाद भी अगर आप उसको छूते हैं तो आपको वो संक्रमण प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उस चीज का ध्यान रखें। अगर हम किसी भी सार्वजनिक जगह पे जाते हैं तो ऐसी किसी भी चीज को छूने से बचें जिसको कि और भी लोगों ने छुआ होगा, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक बटन्स होते हैं, पंखे का स्विच है, लाइट का स्विच है, लिफ्ट के बटन्स हैं, सीढ़ियों की रेलिंग है। इन चीजों को आप ना छुएं, और अगर छुएं तो उस समय आपको अपने हाथ धोने हैं या फिर आंख, नाक, मुंह को नहीं छूना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि आपके गांव में सब लोग मिलजुल के महफिल जमा के बैठे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि इस समय ऐसा ना करें। आगे सर्दियां आ रही हैं, संक्रमण के चांसेस और भी ज्यादा होंगे, तो हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि शुरू से कहते आए हैं, कोरोना के अगेंस्ट जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो खाली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक नागरिक की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज अ पीपल्स वॉर। तो ये लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, खुद ही सब सावधानियों का ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करके ही हम कोरोना संक्रमण से बचे रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आसिफ जी जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ डॉक्टर से। जी। जब वैक्सीन आ जाएगी, ये कितने आदमियों को लगेगी? बस ये पूछना चाह रहा हूँ सर। वैक्सीन आ जाएगी तो ये कितने आदमियों को लगेगी और कितने समय में लगेगी, डॉक्टर रूपाली ये जानना चाहते हैं ये। हाँ जी, देखिए ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है और इसका जवाब इस समय पे दे पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो कुछ समय लगेगा वैक्सीन को आने में, उसके बाद वैक्सीन बनने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद जब वैक्सीन आ जाएगी एक प्रायोरिटी बेसिस पे आपको वैक्सीन मिलेगी। जो पहले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या और भी जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पहले प्रायोरिटी पे ये वैक्सीन उनको दी जाएगी। या फिर जिन लोगों को ज्यादा रिस्क है, जिनको डायबिटीज है, जिनको 60 साल से ज्यादा की उम्र है, उन लोगों को प्रायोरिटी पे ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बाकी लोगों को भी ये उपलब्ध होगा। बट कितने समय में हो पाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वैक्सीन हमें कितने समय में मिलेगी, फिर कितने समय में उसका उत्पाद होगा और कितने समय में वो सब तक मिल पाएगी। तो ये तो बड़ा मुश्किल है अभी इस समय पे बताना। जी बिल्कुल डॉक्टर रूपाली, चूंकि वैक्सीन अब तक बाजार में नहीं आई है, अब तक परीक्षण का काम चल रहा है, और जैसे जैसे ये परीक्षण आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है। जी, एक चीज और हमें समझनी जरूरी होगी कि हम इस बीमारी की अभी भी लर्निंग कर्व में है। बिल्कुल, सब चीजें हमें नहीं पता है। ये एक नॉवल वायरस है, जैसे कि आपने शुरू में कहा था, तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें अभी सीखनी है। बिल्कुल, तो समय के साथ जैसे जैसे हम समय देंगे तो हमें इस चीज की जल्दी नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन आज आ जाए या कल आ जाए। बिल्कुल, हमें इस चीज को समय देना होगा कि जब वैक्सीन आए वो सही वैक्सीन हो
और हम सबके लिए उपयोगी हो। बिल्कुल तो उसमें जल्दबाजी मुझे लगता है हमें नहीं करनी चाहिए। बिहार के बेगूसराय से संजीव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार, मैं संजीव सिंह बोल रहा हूँ, दुलारपुर बेगूसराय बिहार से। जी नमस्ते जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था, जो रूस ने वैक्सीन जो बनाया है वो क्या WHO ने प्रमाणित किया, वो क्या सही है? ये रूस की वैक्सीन स्पुतनिक की बात कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है सर। जी जी, जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं स्मोक करता हूँ जी, बीड़ी सिगरेट वगैरह जो स्मोक, तो मेरे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? सबसे पहले तो संजीव जी धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, उसके आगे डॉक्टर रूपाली बताएंगी कि इनको क्या और सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ जी, देखिए धूम्रपान करना तो मैं आपको कहूंगी बिल्कुल आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद कर दें, क्योंकि ना केवल कोरोना बल्कि बहुत सी अन्य बीमारियों के लिए भी ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जी। तो अभी इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि आप अपना पहले धूम्रपान बंद करें। और जहां तक बात है रशियन वैक्सीन की, तो WHO और रशियन वैक्सीन के लिए अभी बातचीत चल रही है। अभी उसका मतलब प्रोडक्शन उसका शुरू हो चुका है, इंडिया से भी बातें चल रही हैं प्रोडक्शन के लिए। बट अगर मैं ये कहूं कि वो अप्रूव हो गई है, WHO ने सबके लिए अप्रूव कर दी है, तो ये नहीं है। अभी बातचीत चल रही है WHO और रशिया के बीच में। तो अभी रशिया को एविडेंस देना है कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है, तो अभी उसमें बात चल रही है। तो अभी मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल WHO ने अप्रूव कर दिया है रशियन वैक्सीन को। जी बिल्कुल, रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन बनाया है और जिसके बारे में डॉक्टर रूपाली बता रही हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और रूस के बीच बातचीत का दौर जारी है। अभी WHO की अप्रूवल नहीं मिली है। राजधानी दिल्ली से अनिल कुमार जी हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। हाँ मैम, मैं एक चीज तो पहले ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम मास्क जो लगाते हैं जी, तो जो टेलर सिल के बेचते हैं तो वो मास्क लगाते हैं जी, तो इस एक मास्क को हम कितने बार यूज कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये है जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये सर, जैसे मास्क लगा के जब बोलते हैं तो सामने वाले को कई बार बात समझ में नहीं आती है जी। तो खैर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल इसलिए ये कर रहा हूँ कि 21 तारीख से स्कूल में कुछ बच्चे अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे तो उनकी प्रॉब्लम हल करनी होगी जी। क्योंकि सर मैं व्यवसाय से टीचर हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ जी। तो जी डॉक्टर रूपाली, इनका सवाल जो ये है कि मास्क जो ये टेलर के पास से खरीद कर लाते हैं वो कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा सवाल जो है उस पर अगर समय रहे तो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया। बहुत संक्षेप में बताइए कि जो दर्जी के पास से मास्क खरीद के लाया जाता है कपड़े का, उसको कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, वो कपड़े वाला मास्क जो है वो आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं अच्छे से धोने के बाद। अगर एक दिन की बात करें तो 7 से 8 घंटे तक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर मास्क गीला हो जाए तो आपको इमीडिएटली चेंज करना होगा, जैसे अगर पसीने की वजह से या आपको जुकाम है किसी भी वजह से या बोलने की वजह से अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसको आप इमीडिएटली आपको बदलना होगा। और उसको आप जब धोएंगे तो उसको आप गर्म पानी में धोएंगे, ये बहुत जरूरी है। प्रेशर कुकर में बॉईल करके भी उसको धो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है। उसके धूप में उसको सुखाना होगा और उसके बाद ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सर्जिकल मास्क है उसको 1 टाइम यूज कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे इस पर या किसी और मुद्दे पर हम चर्चा करें। आकाशवाणी के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि डॉक्टर रूपाली बता रही हैं कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करके ही हम कोरोना से बच सकते हैं, तो आप जहां भी जाएं मास्क जरूर लगाएं। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।